हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आपके सामने अपनी नई वीडियो घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से अपना शिक्षण संबंधी कार्य करेंगे। बच्चों, जो बच्चे कक्षा 8 में हैं उनके लिए यह अध्याय है। इस अध्याय का नाम है अहमदनगर का किला। आज हम इससे संबंधित अपना शिक्षण कार्य करेंगे। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे आपके अध्याय 1 अहमदनगर का किला है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते सूरज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष आप नीचे देख रहे हैं, जो इसमें दिया गया है, सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। उसी का जो है इसमें वर्णन है। आगे हम अपने अगले पेज पे चलते हैं, जिसमें बताया गया कि तब से हर बार जब नया सूरज उगता तो मुझे ऐसा याद दिला जाता था कि कारावास का 1 महीना बीत गया। चांद बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वह भी इस बात की याद दिलाता था कि अंधेरे में उजाला एक बराबर दोनों लगते थे। अहमदनगर किले में का वह कक्ष जहां 1942 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, पिक्चर में आपके सामने वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बच्चों, आगे अतीत का भार इसका जो बनता है, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था। रोज़ कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में मैं यह समय बिताने लगा। मिट्टी बहुत ही खराब और पथरीली अवस्था में थी, जो पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। क्योंकि यह इतिहास का स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की संधियाँ भी देखी हैं। यह इतिहास बहुत ही पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी यह याद की जाती रही है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हो गई थी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दी और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए अग्रिम आदेश थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम ली। पर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अंदर का हिस्सा बना लिया था, मैं उसके बारे में लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका आखिरकार मैं फिलहाल भविष्य के बारे में ही लिख रहा हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्ता शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलाप के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के बोझ में एक सीमा तक राहत देता है। अतीत में जो दबाव रहा है उसके बारे में इसका लेखक जो है बता रहे हैं। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू तक हो जाता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों का, उल्लास का, उसकी पराजयों का या दुख के यंत्रणा का, मानव के साहस कार्यों का, जिनकी शुरुआत युगों से पहले हो चुकी है, जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात जो अनोखी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, अलबत्ता एक बात पर लोगों को विशेष रूप से
लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समावेशित है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना रहता है, हमारा भावी रूप बना रहेगा। इसी विशिष्टता विरासत का विचार बहते इसलिए लागू करने की एक बात लंबे अरसे से मन में घर किए गए हुए है। मैं इसी के बारे में लिख रहा हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सफाई तौर पर इसका स्पर्श कर सकता हूँ। आगे है अध्याय 2, तलाश, भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत भारत रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की और तब भी लौटकर याद करने की कोशिश की, जब तब मैं कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के बावजूद भी क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसके जानकार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तलाश रूप किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैं उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। ऐसे आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को लिए उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर गुजरता था। मैंने उसे उसी भाव में देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिम मित्र ने देखा होगा। मेरे भीतर हमेशा एक शंका सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत को विरासत के लिए हिस्से में खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बार बार कुछ सार्थक हो जाता है, तो भारत बावजूद उसके रूप में नहीं होता जैसा कि आज है, और वह जो हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान के रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिरकार क्या है? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5,000 वर्ष पहले बताया जा रहा है। साथ यह भी कहा जाता रहा है, बच्चों आप पिक्चर में देख रहे हो मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार, आप ठीक भली भांति देख रहे हो, जो कि ये पिक्चर में आपके सामने दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी नाली है और इसको किस तरीके से इस पर बनाया गया है। यह मोहनजोदड़ो की एक नाली का विशेष चित्र और उसका प्रमुख द्वार दिखाया गया है। इसके साथ साथ वहाँ की एक प्राचीन और पूर्णतः टिकाऊ सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके का कारण है कि इसका ठेठ भारतीयपन और आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विभिन्न आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई सांस्कृतिक सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष पुरानी भी कुछ हद तक हो सकती है, जो निरंतर बनी रहे। इसकी बारंबारता, परिवर्तनशीलता विकासमान रहती है। भारत, फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों ने उसका बार बार निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावदारी किया और स्वयं भी उनके प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिल नहीं सका। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विश्व प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझे विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने काफ़ी प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिम के मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ काफ़ी गहरा संबंध रहा है, जो कि साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित करता है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर से विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा कर दी। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा, जिसे पार करके हजारों वर्षों के यहाँ जातियों और कबीलों, काफिलों के मध्य आती रही है। ब्रह्मपुत्र नदी इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में इसका जिक्र जरूर मिलता है, जो कि जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों में से जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय रूप से बहने लगती है। यमुना, जिसके और भी लोक नृत्य, उत्सव, नाटक से संबंध न कितनी पौराणिक कथाएं भी एकत्रित करते हैं। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने ओर
खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। एलोवेरा एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को भी मैंने देखा है। मैंने आगरा और दिल्ली के कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा है, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों में आते रहे। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, क्योंकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारतीयों की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की इस पृष्ठभूमि के साथ साथ यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो चित्र था उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा था। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे, नफरत करते थे, पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ भी थी। अतीत के सैकड़ों का सजीव चित्र मेरे मन में थे। जब भी किसी जगह जाता उस स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ जाता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने उनका पहला उपदेश देते हुए भी लगभग देखा है। 2500 साल का फासला तय कर उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़ते हैं। वो सब भी इसी में पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों के संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता भी प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा, भारत की शक्ति और स्रोतों को, उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी है। उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ रहा है। यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रकृति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवन शैली और उन लोगों की मानसिकता थी। नई तकनीकों के पार्श्विक यूरोप के देश को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार करके पूर्व का अधिकार गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो ये मानसिकता, सजगता और तकनीशियल कौशल कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उस गिरावट का आभास होने लगा। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आती गई होती रचनात्मकता प्रवृत्ति की यह जगह अनुकरण प्रवृत्ति लेती रही। जहाँ कामयाबी के साथ विचार पद्धति ने भी प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया, वहाँ शब्द भंडार से लैस भविष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता था। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नकाशित लेने की प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, अक्षीण हो चली थी और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट के कारण के इन हालातों में भारत का हास होने लगा, गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति पूरी और पूर्णतः सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिशीलता ही एक रस और लंबा दौर रहा होता तो नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक का अंत और उसके ध्वंस अवशेषों पर किसी चीज का निर्माण होता है। इस तरह कर्म नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके पुनर्जागरण दौर आते रहे, नए को समझाने और उसे अनुसरण बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उस सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते थे। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक रूप में बचा रहा, उसकी अंतर वस्तु बदलकर ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर
खींच रही थी, उस तरह की लालसा लोगों में बन गई थी, जो कि यह सिद्ध करती थी कि साथ ही प्राचीन और नवीन बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती थी। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को नया बनाने रखने के लिए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। इस प्रकार बच्चों, आज हमने जो है अपना ये आधा अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और इसके हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ को पूरा करेंगे और इसके अभ्यास संबंधित प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।